हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे परिवार गोल्डन एजुकेशन हब पर। चलिए साथियों, सबसे पहले मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सभी का हार्दिक आभार। तो अपने इस रिवीजन सेशन को रीट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मानते हुए हम अपने इस रिवीजन सेशन को कंटिन्यू बनाए रखते हुए हम क्या कर रहे थे, लेसन बाय लेसन हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर रहे थे। तो ये जो एक तरह से हम कहे कि एसएस यानी सोशल साइंस का जो सुपर रिवीजन है वो क्लास बाय क्लास और टॉपिक बाय टॉपिक आपके सामने किया जा रहा है। तो सभी साथियों से मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर आप इस जो ये हमारा एक तरह से देखिए ये सेशन है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो सभी साथी क्या करें कि चैनल को, जो ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार चैनल को देख रहा है वो चैनल को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और अपने फ्रेंड्स के साथ है वो इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ताकि अपना ये जो एक परिवार यानी गोल्डन एजुकेशन हब एक परिवार है, एक पहल है, इसी को इसी क्रम में एक दिन आप देखना हम इसको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और हमारे 100% यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम सीखे और ज्यादा से ज्यादा जो अपने एक तरह से देखिए हमारा जो नॉलेज है उसको हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करें। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हुए पिछले के जो 3 सेशन हम देख चुके हैं, आज हम देखेंगे आज का जो हमारा सेशन है उसके अंतर्गत आज जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा जो सामाजिक विषय कक्षा 6 का रिवीजन हम कर रहे थे और उसमें जो पार्ट 4 है उसका रिवीजन रहेगा, यानी उसके बारे में हम देखेंगे और इसका नाम है मानचित्र। इस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? मानचित्र। तो देखिए साथियों, पिछले के जो क्लासेस हैं वो हम क्रम बाय क्रम देख चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखी है तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर से एक बार फिर से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो एक तरह से मैं यही कहना चाहूंगी कि रीट एग्जाम की दृष्टि से या यूं कह ले कि किसी भी एग्जाम की दृष्टि से जो स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है वह सभी के लिए क्या होता है, कंपल्सरी होता है और एक तरह से देखें तो ये अपनी मुख्य भूमिका रखता है। तो चलिए साथियों, समय को जाया न करते हुए आज का जो टॉपिक है इसका हम थोड़ा सा स्पीडली क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि रिवीजन सेशन है, तो इसमें क्या होता है कि पहले से हम जो हमारी तैयारी है उसको एक नया मुकाम यानी फाइनली रूप देने के लिए हम क्या करते हैं, रिवीजन। और रिवीजन में हम क्या करते हैं, जो मुख्य मुख्य टॉपिक होंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट होंगे, उन्हीं को हम देखेंगे। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए पिछले अध्याय में हमने देखा था पृथ्वी के बारे में, पिछले अध्याय में हमने देखा था, हमने ग्लोब के बारे में देखा था। तो जो साथियों ग्लोब होता है यानी ग्लोब के बारे में हमने देखा था, तो वो ग्लोब जो होता है, ग्लोब में क्या होता है कि पृथ्वी का इस तरह से मान लीजिए ये ग्लोब है, तो ग्लोब के बारे में हम देख चुके हैं। ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब के बारे में हमने देखा। तो अगर मान लीजिए हमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना हो, अगर हमें पृथ्वी का अध्ययन, अगर हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो तो हम ग्लोब के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन हमें मोस्टली, जैसे मान लीजिए कोई देश या राज्य, देश कह दे, राज्य कह दे, डिस्ट्रिक्ट कह दे या विलेज कह दे, अगर हमें इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो हम इस ग्लोब के माध्यम से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए? मानचित्र। उसके लिए हमें क्या चाहिए? मानचित्र। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लोब है वो पूरी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए तो उपयोगी हो सकता है, लेकिन पृथ्वी के अगर किसी एक हिस्से का हमें जानना हो, अगर एक हिस्से का हमें अध्ययन करना हो तो उसके लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए कैसे ये सब कैसे होता है। तो इसके लिए हम कुछ फैक्ट्स है, कुछ पॉइंट है वो लिखते हैं। यानी पूरी जो पृथ्वी है उसका अध्ययन करने के लिए ग्लोब उपयोगी होता है, लेकिन मानचित्र किसी एक हिस्से के लिए देखें तो मानचित्र ही उपयोगी होता है। तो जैसे मान लीजिए मानचित्र से हमें क्या होता है, ग्लोब से की अपेक्षा ज्यादा जानकारी, यानी हम कह सकते हैं कि मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा जानकारी मिलती है। मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा ज्यादा जानकारी मिलती है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जो मानचित्र होता है ये कितने प्रकार का होता है। मानचित्र
कितने प्रकार का होता है। ये तो हमने देखा कि मानचित्र किसे कहते हैं, लेकिन मानचित्र कितने प्रकार का होता है। तो साथियों जो मानचित्र है ये 2 प्रकार से होता है। मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है भौतिक मानचित्र, एक तो होता है भौतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र। एक हो जाता है भौतिक मानचित्र और एक को हम कहेंगे राजनीतिक मानचित्र। एक को क्या कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। यानी भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। जो ये भौतिक मानचित्र होता है इसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो भौतिक मानचित्र को उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। भौतिक मानचित्र को क्या कहते हैं? उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। अब देखो भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र ये क्या होते हैं? तो जो भौतिक मानचित्र होता है, भौतिक मानचित्र में क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के जो भौगोलिक दृश्य है उनके बारे में बताया जाता है। जबकि राजनीतिक मानचित्र में क्या बताया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई देश हो गया, कोई राज्य हो गया, कोई विश्व के अन्य देश हो गए, उनके मध्य की जो सीमाएं हो गई वो किसके अंतर्गत आती है? राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत हम देखें, फिर जैसे मान लीजिए भौतिक मानचित्र के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, अब देखिए जो भौतिक मानचित्र है इसमें क्या क्या आता है। तो भौतिक मानचित्र में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, इसमें क्या आ जाएगी? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, इसके अंदर पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां आ जाएंगी। और वो कौन कौन सी होती है? जैसे मान लीजिए पर्वत, पठार। फिर नेक्स्ट हम देखें पर्वत, पठार। फिर जैसे मान लीजिए मैदान हो गए, मैदान, नदियां, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां। और अगर हम देखें तो महासागर। यानी भौतिक मानचित्र होगा उसके अंतर्गत ये आकृतियां हैं, यानी पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां हैं वो दर्शाई जाएगी। जबकि राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र। अब जो ये राजनीतिक मानचित्र है इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो राजनीतिक मानचित्र में अगर हम देखें तो विश्व के विभिन्न देश मान लीजिए, चाहे राज्य हो गया, जिला, ग्राम। और एक तरह से हम जो छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं उनके बारे में हम इसके अंतर्गत देखते हैं। तो भौतिक मानचित्र में पृथ्वी की प्राकृतिक दशाएं हो जाती है, जबकि राजनीतिक मानचित्र में विश्व के देश या खुद का अपना देश या राज्य या जिले जो भी हम देखना चाहे वो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट है, एक मानचित्र का एक अन्य प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। जिसे हम क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। यानी ये थीमेटिक मानचित्र है, ये मानचित्र का एक अन्य प्रकार होता है। तो थीमेटिक मानचित्र का क्या होता है? यानी इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा मानचित्र जो विशेष जानकारी प्रदान करता है, विशेष जानकारी। यानी ऐसा मानचित्र जो विशेष जानकारी प्रदान करे उसे हम क्या कहें? थीमेटिक मानचित्र कह सकते हैं। और ये कैसी जानकारी प्रदान करता है? जैसे मान लीजिए सड़कों के बारे में, सड़क के बारे में, जैसे मान लीजिए वर्षा के बारे में, और हम कहें वनों के बारे में, या हम कहें उद्योग। यानी ऐसा मानचित्र जो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्रदान करता है उसे हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। अब देखिए नेक्स्ट हम देखें तो किसी भी मानचित्र के 3 घटक होते हैं। किसी भी मानचित्र के अगर घटकों की बात करें, किसी मानचित्र के घटकों की बात करें तो वो कितने होते हैं? 3। मानचित्र के घटक कितने होते हैं? 3। और वो कौन कौन से होते हैं? अगर उनको हम देखें तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा जैसे मान लीजिए दूरी, एक हो जाएगा प्रतीक, और एक हो जाएगा एक तो दूरी, एक प्रतीक, और एक हो जाएगा दिशा। यानी मानचित्र के 3 प्रतीक होते हैं, एक होता है दूरी, एक होता है प्रतीक, और एक होता है दिशा। अब दूरी किसे कहते हैं? किसी भी मानचित्र के मध्य 2 स्थानों की जो दूरी है उसको किस हिसाब से दर्शाया जाता है उसे हम दूरी कहते हैं। प्रतीक का मतलब होता है किसी भी मानचित्र में किसी चीज को दर्शाया जाता है तो उसके लिए एक सिंबल होता है, अर्थात वो रूट होता है, यानी उसको सभी उसी रूप में मानते हैं, इसे हम रूट कहते हैं। तो उस सिंबल को प्रतीक कहते हैं। और दिशा का मतलब होता है कि मानचित्र में कौन से स्थान या कौन सी जगह किस दिशा में है, तो उस हिसाब से इसके बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण
करेंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट साथियों हम देखें, अगला हम देखें, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने ले लिया दूरी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दूरी। तो दूरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी मानचित्र में अगर दूरी को देखें तो मैंने आपको बताया था कि दो स्थानों के मध्य की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे दूरी के हिसाब से ही मापा जाता है। तो मानचित्र में क्या किया जाता है कि दो स्थानों के मध्य की जो दूरी होती है वो वास्तविक दूरी से बहुत कम ली जाती है। उसके लिए एक निश्चित माप होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि अगर हमारे घर से हमारे विद्यालय की दूरी है, अगर घर से विद्यालय की दूरी हम कहें, या विद्यालय घर से कहीं भी कोई दूरी हम माने, अगर वो 10 किलोमीटर होती है, विद्यालय से किसी अन्य स्थान की दूरी 10 किलोमीटर होती है, तो मानचित्र में उसे 2 सेमी के माध्यम से दिया जाएगा, अर्थात 5 किलोमीटर बराबर 1 सेमी। इसलिए हम कह सकते हैं 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानचित्र में जो दूरी 1 सेमी होती है वो वास्तविक दूरी कितनी होती है, तो वास्तविक दूरी वो कितनी हो जाती है, 5 किलोमीटर हो जाती है। उसके बाद में देखिए, जैसे मान लीजिए बड़े क्षेत्रफल, अर्थात ये तो था जो छोटे क्षेत्र होते हैं उनके बारे में, और अगर इसी में बड़े क्षेत्र बताए जाए, बड़े क्षेत्र, इसी में अगर बड़े क्षेत्र, जैसे मान लीजिए 2 महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, यानी बड़े क्षेत्र पर, यानी जैसे मान लीजिए महाद्वीपों या देशों के मध्य, महाद्वीपों या देशों के मध्य अगर इस दूरी को हमें मापना हो तो हम क्या कर सकते हैं, महाद्वीपों या देशों के मध्य की दूरी को मापना हो तो हम क्या करेंगे कि 5 सेमी बराबर महाद्वीपों एवं उनके मध्य की दूरी को अगर मानना हो तो 5 cm बराबर हम क्या मानेंगे, 500 किलोमीटर। यानी बड़े क्षेत्र को मापना हो तो 5 सेंटीमीटर के बराबर कितना होता है, वास्तविक में 500 किलोमीटर होता है, जबकि छोटे क्षेत्र में देखें तो 1 सेमी बराबर रियल कितना होता है, 5 किलोमीटर होता है। अब देखते हैं दूसरा जो हमारा पॉइंट था वह है दिशा। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा, क्या जाएगा, दिशा। तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे दिशा। जैसे मान लीजिए दिशा, अब दिशा के बारे में हम देखें तो साथियों सभी जानते हैं कि दिशाएं मुख्यतः तो कितनी होती है, 4 होती है। इसको हम कह देते हैं उत्तर, इसे हम कह देते हैं दक्षिण, इसे हम कह देते हैं पूर्व या ईस्ट, इसे हम कह देते हैं पश्चिम या वेस्ट। तो दिशाएं मुख्यतः तो 4 होती है और इन चारों को क्या कहते हैं, प्रधान दिशाएं। इनको क्या कहते हैं, प्रधान दिशाएं, यानी इन चारों को क्या कहेंगे, प्रधान दिशाएं। लेकिन इनके मध्य से थोड़ी सी सुगमता के लिए ये जो रेखाएं बनाई जाती है ये भी अन्य हमारी दिशाएं होती है। ये इन दोनों के मध्य है तो इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व, ये इन दोनों के मध्य है तो इसे हम कहेंगे दक्षिण पूर्व, और ये इन दोनों के मध्य है तो इसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम, और इसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम। तो ये थी दिशाएं, और इन दिशाओं के माध्यम से क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र के बारे में जानना थोड़ा सा सुगम होता है। और हम सभी जानते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चुंबकीय सुई होती है, यानी दिशा सूचक यंत्र में जो चुंबकीय सुई होती है, दिशा सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई है वो किस दिशा में होती है, तो वो हमेशा उत्तर से दक्षिण, वो हमेशा उत्तर से दक्षिण में होती है। वो हमेशा किस तरह से होती है, उत्तर से दक्षिण में। यानी ये प्रश्न है वो बहुत बार पूछा जाता है कि जो दिशा सूचक यंत्र है उसमें चुंबकीय सुई है वो किस दिशा को इंगित करती है, तो वो नॉर्थ टू साउथ होती है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान रखें। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें तो अगला हो जाएगा कि जैसे अगला जो हमारा कारण रह गया वह रह गया, इसके घटकों में तीसरा जो घटक रह गया उसे हम कहेंगे प्रतीक। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रतीक किसे कहते हैं, यानी प्रतीक यानी किसी चीज को किसी सिंबल के द्वारा बताया जाता है। मानचित्र में वही क्या होता है, प्रतीक होता है। और जो ये प्रतीक है ये तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक क्या है, तीसरा प्रमुख घटक। प्रतीक क्या है, तीसरा प्रमुख घटक है। उसके बाद में आगे हम देखें तो प्रतीक कहते किसे, यानी विभिन्न प्रकार की आकृतियां, विभिन्न प्रकार की आकृतियां क्या कहलाती है, प्रतीक। विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्रतीक कहलाती है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां प्रतीक कहलाती है। यानी प्रतीक किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार की मानचित्र में जो आकृतियां हम काम में लेते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि
इस तरह से ये जो सड़क बनी हुई है मानचित्र में, अगर इसे हम बनाएंगे तो ये क्या हो गई, पक्की सड़क। इसे हम क्या कह देंगे, पक्की सड़क। और इस तरह से जो बनी हुई होगी उसे हम कह सकते हैं कच्ची सड़क। ये किसका सिंबल हो गया, कच्ची सड़क का सिंबल हो गया। ये इस तरह से हो जाता है। और उसी तरह से आगे हम देखें, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई पेड़ वगैरह बने हुए हैं इस तरह से, तो ये पेड़ों का सिंबल हो गया। और इसी तरह से ये जो घास वगैरह बनी हुई है तो ये घास का सिंबल हो गया। तो इस तरह से ये जो सिंबल होते हैं इन्हीं को मानचित्र में क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। अब उसके बाद में साथियों देखिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट, यानी मानचित्र में कौन से प्रतीक को किस रंग में दिखाया जाता है, मानचित्र में कौन से प्रतीक को किस रंग में दिखाया जाता है। तो एक तरफ हम लिखेंगे रंग और एक तरफ लिखेंगे प्रतीक, एक तरफ रंग और एक तरफ प्रतीक। तो हम इसको इस तरह से समझेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मानचित्र में हमें नीला रंग दिखाई देता है, मानचित्र में नीला रंग होता है, नीला रंग किसका प्रतीक होता है, तो नीले रंग का मतलब होता है जलाशय। यानी जलाशय में कुछ भी हो सकता है, महासागर हो गया, सागर हो गया, झीलें हो गई, तो ये जलाशय को। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें भूरा रंग, जो भूरा रंग ब्राउन रंग जो होता है वो किसका प्रतीक होता है, तो ब्राउन रंग मानचित्र में किसको बताता है, पर्वत को बताता है। पीला रंग अगर देखें तो पीला रंग मानचित्र में किसको बताता है, पठार को बताता है पीला रंग। और हरा रंग अगर हम देखें तो हरा रंग मानचित्र में किसको बताता है, मैदान को। हरा रंग मानचित्र में किसको बताता है, मैदान को। अब साथियों एक और अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए आरेख, आरेख यानी आरेख या रेखा चित्र किसे कहते हैं, आरेख या रेखा चित्र। तो ये थोड़ा सा अलग है। आरेख या रेखा चित्र का मतलब होता है कि जो कच्चा चित्र हम कागज पर बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आरेख या रेखा चित्र। जैसे मान लीजिए आपका कोई कजन है या आपका कोई क्लासमेट है या आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो आपके घर आना चाहता है या आपको बुलाना चाहता है, आपको एड्रेस नहीं पता है, तो वो आपको एक कच्चा आरेख बनाकर देगा, उसे हम क्या कह सकते हैं, रेखा चित्र कह सकते हैं। और दूसरा एक शब्द आता है खाका, खाका। तो खाका किसे कहेंगे, खाका का मतलब होता है कि जो छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, यानी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर जो छाया चित्र बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, खाका। उसे हम क्या कहेंगे, खाका। तो ये तो था साथियों हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने जो परिवार है इसको बहुत आगे तक ले जाए। तो सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। और भूलना मत सभी साथियों को क्या करना है, क्लास को देखना है और सेशन को एक बार से लाइक जरूर करना है। तो सभी साथी ध्यान दें। और सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा अपना जो परिवार है इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाए और बहुत ज्यादा इसको एक नए मुकाम तक पहुंचाए। तो सभी साथियों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों के साथ, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करवाएं। तो